कितने घंटे काम करना चाहिए, कितने घंटे काम करना सही है, इसको लेकर के एक बहस चल रही है। अब आप फिर मुझे वहीं ले जा रहे हैं जहां मेरा सबसे ज्यादा विरोध होता है। जो जान चुके होते हैं कि वो कौन है और क्या जरूरी है करना और इसलिए वो कर रहे होते हैं, ना कैलेंडर देखते हैं ना घड़ी देखते हैं, वो तो अपना फिर लगे ही रहते हैं। यहाँ मनमाफिक मिल जाए तब तो ये लागू होता है कि आप 90 घंटा काम कर लो। मनमाफिक ना मिले तो वो 1 घंटा भी उसके लिए। आधे ज्यादा लोगों ने स्वीकार किया था कि उनका जो काम है वो अर्थहीन है, कह रहे हैं बस हम कर रहे हैं क्योंकि ऐसी एक प्रोफाइल एग्जिस्ट करती है और इसके हमें पैसे मिल रहे हैं तो हम ये कर रहे हैं। अमेरिका के पास कुछ अतिरिक्त नहीं है, कुछ कम है, और यही उसकी खूबी और खासियत है कि उसे अपना अतीत और इतिहास और परंपराएं और मान्यताएं नहीं ढोनी पड़ रही हैं। विरासत माने सती प्रथा, जाति प्रथा, अंधविश्वास, ये विरासत है या उच्चतम दर्शन हमारी विरासत है, विज्ञान हमारी विरासत है, हमें ये तय करना पड़ेगा। भारत ने आगे बढ़ना छोड़ दिया और इसीलिए भारत जो है वो अटक कर रह गया है। आपको चाहिए होता है कोई करिश्माई नेता जो कहे कि लोग मेरे ठीक नहीं हैं लेकिन मैं उन लोगों को बेहतर बनाऊंगा। परिणाम पर तो तुम्हारा अधिकार है ही नहीं ना, सही संघर्ष पर तुम्हारा अधिकार है। अर्जुन तो तुम युद्ध करो, युद्धस्व। सनातन की परंपरा से, उसकी संस्कृति से जुड़ करके हिंदुस्तान जो है वो उत्कर्ष पर पहुंच सके। बिल्कुल, सनातन की परिभाषा ठीक होनी चाहिए। नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूं। एक शेर है, उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है। वाह। इंसान की हैसियत, काबिलियत, उसकी योग्यता जिसको हम कहते हैं, वो बेहतर जानता है और अपनी संभावनाओं को वो आंकता है। इसको समझना किसी दूसरे के बूते की बाहर की बात है। यह चर्चा मैं इसलिए आज कर रहा हूं क्योंकि देश में कितने घंटे काम करना चाहिए, कितने घंटे काम करना सही है, इसको लेकर के एक बहस चल रही है। नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूं और ये बहस लेकर के मैं आचार्य प्रशांत जी के पास आया हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नारायण मूर्ति इन्फोसिस के को फाउंडर हैं। वो कहते हैं कि इंसान को हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए। कुछ लोग इस बात की पैरवी करते हैं कि 90 घंटे तक भी काम किया जा सकता है, और एक बड़ा तबका है कहता है कि जब इतने घंटे आप काम कराएंगे तो इंसान अवसाद में रहेगा, कई तरह की बीमारियों का शिकार रहेगा और उसका जीना दूभर हो जाएगा। काम कितने घंटे करना सही है, कितने घंटे काम नहीं करना चाहिए, इंसान को कुछ और भी करना चाहिए, या फिर काम करने की कुछ अलग स्थितियां होती हैं जो अगर आप पैदा कर दें तो इंसान कर सकता है, अगर ना करें तो उसके लिए वो बोझ लगने लगता है। इस चर्चा को मैं आपके साथ इसलिए ले आया हूं क्योंकि काम करना, काम करने का मन करना और काम करने के घंटे तय करना, ये बहस में आ गया है। देखिए, जो प्रश्न है केंद्रीय वो ये कि ये काम करने वाला कौन है और उसका काम से रिश्ता क्या है। काम के घंटे हम बाद में देख लेंगे, पहले ये तो देख लें कि काम कर कौन रहा है। आपका जिससे प्रेम हो, जिससे आपकी मित्रता हो, आप उसके लिए कुछ करते हैं तो आप घंटे नहीं गिनते हैं, ठीक है ना। आप उसकी सेवा करते हैं या आप उसको बढ़ाने के लिए कुछ करते हैं, उसके हित के लिए कुछ करते हैं, तो कौन घंटे गिनता है। लेकिन यही जब आप दुकान पर बैठे हों और व्यापार कर रहे हो तो आप बिल्कुल गिनेंगे कि सामने वाले ने अगर 2.5 किलो के पैसे दिए हैं तो उसको जो है फिर 2 किलो और 600 ग्राम नहीं चला जाना चाहिए, वहां गिना जाता है। तो न गिनना भी अपनी जगह सही है और खूब गिनना भी अपनी जगह सही है। काम से प्यार हो गया हो तो 24 गुणा 7 घंटे काम करो। और ऐसा होता है जिन्हें प्यार हो जाता है, काम जिनकी जिनकी जिंदगी की अभिव्यक्ति बन जाता है, काम जिनके दिल से उठता है, जो जान चुके होते हैं कि वो कौन है और क्या जरूरी है करना और इसलिए वो कर रहे होते हैं, वो फिर न कैलेंडर देखते हैं ना घड़ी देखते हैं, वो तो अपना फिर लगे ही रहते हैं। उन्हें कौन रोक सकता है। नारायण मूर्ति जी ने कहा कि मैं सुबह 6:30 बजे दफ्तर पहुंच जाया करता था
और रात के 8:30 बजे दफ्तर छोड़ता था। और चूंकि मैंने 40 वर्ष किए हैं, इसलिए मैं दावे से कह सकता हूं कि यह किया जा सकता है। ये बहस का मामला नहीं है, ये आत्ममंथन आत्मचिंतन का है। मेरा सवाल आपसे है कि एक आदमी जो मजदूरी कर रहा है या एक आदमी से आप बेगारी करवा रहे हैं, उसमें उसका मन कहाँ जाएगा? एकदम नहीं जाएगा। ये बात कहना कि सब लोग काम करें इतना, ये बात व्यवहारिक भी नहीं है और न्याय संगत भी नहीं है। अद्वैत लाइफ एजुकेशन, बहुत समय तक मैं एक छोटे से कमरे में काम करता था और मेरा टेबल था। मैं तो कहीं घर भी नहीं जाता था, मेरा कोई अलग घर ही नहीं था, मैं वहीं सोया करता था। ये मेरा टेबल है, यहाँ मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ सामने मेरी कुछ किताबें रखी हुई हैं और यहाँ नीचे मैं सो जाया करता था ज़मीन पर। पर वो इसलिए था क्योंकि वो मेरा प्यार था। वो बच्चा था मेरा, तो मैं उसके लिए करूँगा। लेकिन अब आप किसी को बहुत ही ऐसा काम दे दिया कि कन्वेयर बेल्ट एक लगी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग का उदाहरण ले रहा हूँ, और उस पर सामान आ रहा है और तुम्हें गिनना है कि कितना सामान आ गया, और आप कहो कि ये काम तू 16 घंटे किया कर दिन के। वो निश्चित रूप से मनोरोगी हो जाएगा, वो पागल हो जाएगा, उसका सब कुछ खराब हो जाएगा उसकी। तो हमने जो व्यवस्था बना रखी है, उस व्यवस्था ने बहुत ही मीनिंगलेस, अर्थहीन किस्म के कामों को, जॉब प्रोफाइल्स को जन्म दिया है। और 90-95% जो जॉब प्रोफाइल्स होती हैं वो मीनिंगलेस ही होती हैं। एक सर्वे हुआ था ब्रिटेन में, जहां पर आधे से ज्यादा लोगों ने स्वयं ही ये स्वीकार करा था, और खुद स्वीकार करना मुश्किल होता है, उसके बावजूद आधे से ज्यादा लोगों ने स्वीकार किया था कि उनका जो काम है वो अर्थहीन है और गैर जरूरी है, अनावश्यक भी और अर्थहीन भी। कह रहे हैं बस हम कर रहे हैं क्योंकि ऐसी एक प्रोफाइल एग्जिस्ट करती है और इसके हमें पैसे मिल रहे हैं तो हम ये कर रहे हैं। हफ्ते के अंत में या महीने के अंत में हमें इसके कुछ पाउंड मिल जाते हैं, तो बस अपना हमारा खर्चा चल रहा है, हम इसलिए कर रहे हैं, नहीं तो ये काम तो इतना बर्बाद है कि हम करना ना चाहें। अभी कोविड के बाद वहां पर सरकार ने जो रिटायरमेंट एज है वो 2 साल बढ़ा दी, क्योंकि जो आदमी की औसत आयु है वो भी बढ़ती जा रही है। तो पहले होता था कि लोग रिटायर होने के बाद 10 साल जीते थे, अब रिटायर होने के बाद 25-30 साल जी रहे हैं। तो सरकार ने कहा फिर रिटायरमेंट एज भी बढ़ा देते हैं कि और काम करो, दूसरों पे तुम्हारा बोझ क्यों आए पेंशन का। 2 साल कुल बढ़ाई रिटायरमेंट एज, और उसके खिलाफ 10 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आए, बोले हम अपने काम से नफरत करते हैं, क्यों हमसे तुम 2 साल और काम करा रहे हो, हमें वापस जाने दो, हम तो इंतजार कर रहे थे कि रिटायरमेंट किस दिन मिले और हम जा करके अपनी मुक्ति माने। आम आदमी अपने काम से नफरत करता है, और इसमें कुछ दोष आम आदमी का और कुछ दोष उस व्यवस्था का है जिसमें वो काम करता है। तो अच्छा जी, मैंने कई दफा पाया है कि आदमी के पास जो योग्यता है और जिस तरह का काम उसको मिलना चाहिए, अमूमन वैसा नहीं होता है, और वो मन माफिक काम नहीं पाता है, इसलिए वो मन से काम नहीं करता है। तो लोगों ने रोजी रोटी के लिए काम करना तो स्वीकार कर लिया, लेकिन वो अपनी तरक्की, अपनी बेहतरी या अपने मुताबिक जो करियर या जो विकल्प वो अपनाना चाहते थे, उस तरह का जीना उनके लिए संभव नहीं हुआ, तो उन्होंने अपने आप को उससे काट लिया। अब वो खाली एक मैकेनाइज्ड रोल हो गया है कि हम काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो काल और परिस्थिति किसी देश की होती है, उसके आधार पर भी काम तय होता है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, स्वीडन है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, वहाँ जीवन आपका बहुत सुखमय है। तो वहाँ मन माफी काम करने के अवसर आपको मिल सकते हैं। भारत में रोजगार या काम ही अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती है। यहाँ मन माफिक मिल जाए तब तो ये लागू होता है कि आप 90 घंटा काम कर लीजिए। मन माफिक ना मिले तो 1 घंटा भी उसके लिए, पर मन माफिक मिल जाए, ये आपको किसने भरोसा दे दिया? ये अस्तित्व का कर्तव्य थोड़ा ही है कि आपको आपके मन माफिक काम वो ला करके सौंप दे। भाई हर आदमी कह रहा है मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वकील बनेगा, सीए बनेगा, कुछ और बनेगा। क्या वाकई अर्थव्यवस्था में इतने इंजीनियरों की जरूरत है भी? क्या करेंगे वो? क्या करेंगे? इतनों की जरूरत ही नहीं है। और जितने तरीके के पेशे हैं जो हम कहते हैं कि ये व्यक्ति सुयोग्य है, आपने कहा इसने योग्यता हासिल कर ली है,
आपने जिस क्षेत्र में योग्यता हासिल कर ली है, उस क्षेत्र में अब कौन आपको काम लाकर थाली में परोस कर देगा? या तो आपको अपनी योग्यता पर भरोसा है, तो अब आप अपने लिए काम को पैदा करिए। हम्म। अब काम को पैदा करने में दिक्कत ये आती है कि कम से कम शुरू में 5-10 साल संघर्ष करना पड़ेगा। ये स्वरोजगार की कहानी होती है, ऐसे तो हो नहीं जाए। संघर्ष आप तब करोगे जब आपको प्यार होगा। तो योग्यता काफी नहीं होती है, प्रेम भी तो होना चाहिए ना। जब प्रेम होता है तो चाहे आप नौकरी कर रहे हो अपने काम से, तो भी आप काम में घंटे नहीं गिनोगे, और चाहे आप संघर्ष कर रहे हो स्वरोजगार में, तो भी आप ना घंटे गिनोगे ना पैसा गिनोगे कि कितना आ रहा है कितना जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी से कर्जा लेकर के अपने धंधे में जलाते चलो, या कि बाप से पैसा ले लिया है और एंटरप्रेन्योरशिप के नाम पर उसको फूंक रहे हो। ज्यादातर लोग जो कहते हैं कि हम एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर पा रहे या हम अनसक्सेसफुल हो गए स्वरोजगार में, उनकी शिकायत ये होती है कि उतना पैसा नहीं आ रहा है मुनाफे के रूप में जितनी हमको चाहत है। तो या तो आप पैसे की चाहत कर लो या काम से प्रेम कर लो, दोनों चीजें एक साथ नहीं चलेंगी। अच्छा, 3 स्थितियां हैं। अभी आचार्य जी जो प्रेम कह रहे हैं, दरअसल आपकी रुचि, दिलचस्पी, पैशन वो है तो आप लगातार काम करते चले जाते हैं। एक तो ये भी होता है, आपका जो पैशन है उसमें आप हैं तो आप काम कर रहे हैं। दूसरा, बहुतेरे जो कामयाब लोग होते हैं, हमने पाया है कि उन्होंने संघर्ष बहुत की और जो विकल्प मिला उसी को अपनाया और उसमें अपना पूरा 100% दिया और बहुत कामयाब हो गए। ऐसे हजारों कारोबारियों को मैं जानता हूं। तीसरा, कि लोग बहुत योग्य थे लेकिन उनको जहां वो चाहते थे या उनकी योग्यता जिस लायक थी, चूंकि वहां नहीं मिला तो उन्होंने अपने आप को काट लिया। अब वो एक जीवन जी रहे हैं, परिवार चला रहे हैं। अब 3 स्थितियां हैं और तीनों में व्यक्ति है, काम करने के माहौल और पैशन, इसने बहुत हद तक तय किया कि कितने घंटे काम करेगा, कितना लग के काम करेगा और कहां तक वो कामयाब होगा। देखिए, मैं फिर इसमें ये बोलूंगा, हम पैदा हुए हैं ना, तो हमारी जिंदगी कैसी बीतेगी, उसमें गरिमा कितना रहेगा, आनंद कितना रहेगा, इसकी जिम्मेदारी प्राथमिक रूप से हमारी होती है। कोई सरकार, कोई व्यवस्था, कोई तंत्र, कोई समाज, कोई इकोनॉमी प्राइमरीली, प्राथमिक रूप से जिम्मेदार नहीं हो सकती कि मैं अपने जीवन में अर्थ और आनंद खोज पाया कि नहीं खोज पाया। वो जिम्मेदारी तो मेरी है। अगर अर्थव्यवस्था खराब है तो आप जाइए, आप दूसरी जगहों पे चले जाइए। आप क्यों अपने ही घर, गांव, देश, शहर या प्रांत में बैठे हुए हैं? आप बाहर निकलिए। अब आते हैं, आप चर्चा को सही मोड़ पे लेके आ गए हैं। बिहार मेरा स्टेट है, तमिलनाडु। एक चर्चा में आपने कहा कि उत्तर भारत के राज्यों में जो पर कैपिटा इनकम है उसके मुकाबले 3 गुना, उससे कहीं अधिक पर कैपिटा इनकम दक्षिण भारत के राज्यों में है। मेरे राज्य में 14 साल से लेकर के 45 साल 46 साल तक के लोग नहीं मिलते हैं क्योंकि वो पलायन कर गए पढ़ने के लिए, काम करने के लिए। तमिलनाडु ने जो स्थितियां अपने लोगों को दी, बिहार की सरकारों ने अपने लोगों के लिए नहीं दी। तो बिहार के वैसे बच्चे जो गांव नहीं छोड़ सकते थे, वो मजबूरी में खेतों में लग गए, छोटी छोटी दुकानों पर लगे, वहीं रह गए। मैं ये कह रहा हूं कि संभावनाएं तो वो स्थिति परिस्थिति पर भी बहुत निर्भर करती हैं कि आप, परिस्थिति नहीं है। तमिलनाडु के सरकार ने अपने लोगों को कुछ दिया क्योंकि उन लोगों ने सबसे पहले तमिलनाडु को एक अच्छी सरकार दी। मान लिया, यह भी हो सकता है। अब बिहार के लोगों ने बिहार को जैसी सरकारें दी, तो बिहार की सरकारों ने फिर बिहार के लोगों को वैसी ही सुविधाएं दी। सबसे पहले शुरुआत तो मुझसे होती है, जिम्मेदारी मेरी है। मैंने किसको वोट देके सरकार में खड़ा कर दिया। अब जिसको अपने ही जैसे किसी को अपना नेता बना लोगे तो फिर वो पूरे देश का भंडाधार करेगा। और जो वास्तव में नेता बनने लायक होता है उससे हमको डर लगता है, क्योंकि उसको देख के हमारे अहंकार को चोट पहुंचती है। इतना बड़ा आदमी है, वैसे ही बड़ा है, इसको गद्दी पे बैठा दिया तो और हमको लगेगा कि हम तो बहुत क्षुद्र हैं, छोटे हैं। तो हम बिल्कुल जो हमारे ही तल का होता है उसी को अपना नेता बना करके बैठा देते हैं। अब फिर वो पूरे प्रदेश का और देश का बेड़ा गर्क करे तो इसमें ताज्जुब क्या है? ये सब क्यों होता है? ये होता है शिक्षा की कमी से। तो तमिलनाडु ने सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान दिया था। तमिलनाडु ने, केरल ने भी, लगभग सभी दक्षिणी राज्यों ने। हमने तो कहा कि शिक्षा की कोई जरूरत ही नहीं है, काम जुगाड़ से चल जाएगा। वरना शिक्षा तो सबसे सस्ता सौदा होती है ना। आपको अगर प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन देनी है बच्चों को तो उसमें कोई बहुत बड़ा खर्चा आता नहीं है, कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी लगती नहीं है। पर उत्तर भारत ने सबसे ज्यादा उसकी उपेक्षा करी, तो उसी उपेक्षा का फिर परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। दोनों बातें, भीतरी शिक्षा, बाहरी शिक्षा, ये सबसे पहले आती है ना। जो सरकारें इन पर नहीं ध्यान दें,
वो कहे हमारी प्रायोरिटीज वरीयताएं दूसरी हैं, वो तो अपने नागरिकों को बर्बाद ही कर रही हैं। आचार्य जी एक बुनियादी बात कह रहे हैं कि आपने अपने ह्यूमन रिसोर्स को, जो आपके यहाँ लोग थे, उनको तैयार किया कि नहीं किया। अब बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से राज्यों में तो पढ़ाई लिखाई नहीं हुई, तो अब आदमी मजदूरी करता है, बेगारी करता है, या फिर कहीं जा करके वो अपना समय ऐसे ही काटता है। तमिलनाडु, केरल से राज्यों ने अपने यहाँ के लोगों को शिक्षा दी, तो वो कहीं भी जाते हैं तो कम से कम वो क्लरिकल जॉब हो या उससे ऊपर का जॉब हो करने लगते हैं, ह्यूमन रिसोर्स को अपने ही तैयार करते हैं। एक संकट और है, भारत एक बड़ा राज्य देश है, यहाँ से प्रतिभा का पलायन, जैसे अब बिहार को मैं देखता हूं तो मेरे यहाँ से प्रतिभा का पलायन देश के बाकी हिस्सों में होता है। भारत से प्रतिभा का पलायन यूरोप, अमेरिका जैसे देशों में होता है, और यह पलायन ऐसा है कि एक आंकड़ा कहता है कि 70 अरब डॉलर हर साल रेमिटेंस भारत में आता है, और दुनिया के किसी भी देश में इतना पैसा बाहर से वहां के लोग नहीं भेजते जितना भारत में आता है। जितनी बड़ी कंपनीज हैं, वो गूगल हो, यूट्यूब हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, इन सब के सीईओ, वर्ल्ड बैंक हिंदुस्तानी है, वो दुनिया के तमाम इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, और भारत में प्रतिभा का संकट है। भारत में डॉक्टरों की बेहिसाब कमी है, और भारत के डॉक्टर दुनिया के दूसरे देशों में जाकर के सेवा दे रहे हैं। तो ये स्टेट की दिक्कत है, संसाधनों का सही इस्तेमाल ना कर पाने की दिक्कत है, या फिर एक संस्कार या एक व्यवहार ही देश के भीतर पैदा हो गया कि बाहर जाओगे तभी तुम अच्छा हो, यहाँ रह के तो कुछ नहीं सकते। बहुत बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। देखिए, दो बातें होती हैं, या तो आप जिस क्षेत्र की बात कर रहे हो, वो प्रदेश हो या कि पूरा एक देश ही हो, या तो वहां की आम जनता की जागरूकता का औसत स्तर बहुत ऊंचा हो जाए, तो भी बात बन जाती है कि लोग ही ऐसे हैं कि 90% साक्षरता है, और संस्कार उनके ऐसे हैं जो विद्या को, श्रम को, कर्मठता को महत्व देते हैं, तो भी बात बन जाएगी। अक्सर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये तो आदर्श स्थिति है कि सब लोग ही अच्छे थे, लोग ही अच्छे तो सब अच्छा अच्छा हो गया आगे। आमतौर पे ऐसा होगा नहीं। तो फिर आपको चाहिए होता है कोई करिश्माई नेता जो कहे कि लोग मेरे ठीक नहीं हैं, लेकिन मैं उन लोगों को बेहतर बनाऊंगा। वो ये ना कहे कि लोग चूंकि अभी बेचारे अशिक्षित हैं, नासमझ हैं, तो मैं इनको और ठग लूंगा। उसकी संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि आपके सामने 10 लोग ऐसे आ गए हों जो कुछ समझते नहीं। उनको समझाना बड़ा मुश्किल काम है, उनको ठगना बड़ा आसान काम है। तो नेता भी शायद आरंभ में समझाने की कोशिश करे, जो कहे समझाना तो बड़ा मुश्किल है, तो कहता है ठग ही लेते हैं, इनको ठगने में आसानी है। आमतौर पर पिछड़े हुए देशों में यही होता है। दुनिया में इस वक्त जो सबसे ज्यादा अराजक देश हैं, आप जानते हैं कहां पर है? अफ्रीका में है। क्यों है? क्योंकि वहां पर आज भी शिक्षा और स्वास्थ्य का जो स्तर है वो सबसे गया गुजरा है। तो वहां पर जो आर्म्ड मिलिशिया हैं, जो सबसे ज्यादा हैं, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सबसे कमजोर हैं। क्योंकि वहां आम जनता के ही जो जो चेतना का स्तर है वो अभी बहुत एक निम्न तल पर है। भारत को दुर्भाग्य से ये दोनों ही बातें जितनी मिलनी चाहिए थी मिली नहीं। न तो वो आदर्श स्थिति मिली कि जनता ही पढ़ी लिखी हो, जनता ही समझदार हो, वो तो मिली ही नहीं। अंग्रेज हमें बहुत बुरी हालत में छोड़ के गए थे। और हमें वो भी नहीं मिला कि हमें नेता ऐसा मिले जो कहे कि लोग मेरा कितना भी विरोध करें, मैं लोगों को वो दूंगा जो वास्तव में उनके हित में है। नेताओं ने भी ले दे करके अपना ही स्वार्थ सिद्ध करा। और फिर कह रहा हूं, लोग जितने अनपढ़ होंगे, जितने ज्यादा वो दुनिया जहान का कम अनुभव रखते होंगे, जितना ज्यादा वो अपनी मान्यताओं और अंधविश्वास में घिरे हुए होंगे, उनको बेवकूफ बनाना उतना आसान लगेगा। और वो बन भी जाते हैं, और उस हिसाब से वो वैसी सरकार बनती है, वो उनको और पिछड़ा हुआ रखती है। तो एक कुचक्र चलता रहता है, विशेष साइकिल। वो उत्तर भारत में खूब चला है, तो उसकी वजह से हम इतना पिछड़े हुए हैं। देखिए, वास्तव में जिसमें योग्यता आ जाती है ना, आपने योग्यता की कई बार बात करी, वास्तव में जिसमें योग्यता आ जाती है वो फिर जाकर के अपने हिसाब से कहीं ना कहीं अपने हिस्से की जगह और जमीन संघर्ष करके पा ही लेता है। तो मैं इस बात से भी बहुत सहमत नहीं हूं कि हम बहुत सुयोग्य लोग पैदा कर रहे हैं जिनको उनके अनुरूप अवसर नहीं मिल रहे। जो वास्तव में सुयोग्य हैं, आपने नाम लिया, आपने फोर्ब्स 500 कंपनीज का नाम लिया, आपने बड़ी बड़ी सिलिकॉन वैली की टेक कंपनीज का नाम लिया, वो लोग वहां पर जाकर के अपना परचम फहरा तो रहे हैं ना।
ये होती है योग्यता कि मैं करके दिखा दूंगा। मैं ये थोड़ी है कि मैं इस पे आश्रित रहूंगा कि मेरे आसपास में कितने अवसर मिल रहे हैं। आसपास अवसर नहीं मिल रहे तो तैयार करो ना, और किस लिए पढ़े लिखे हो। और हर चीज में इस बात का रोना नहीं रोया जा सकता कि मैं पैसा कहाँ से लाऊं, मैं फंडिंग कहाँ से लाऊं। न जाने कितनी चीजें हैं जो बहुत कम फंडिंग में शुरू हो जाती हैं। वहां पर आपकी कर्मठता, पुरुषार्थ चाहिए और धैर्य चाहिए और गहराई चाहिए, तो वो सब हो जाता है। बहुत हद तक भारत में हो भी रहा है, और जिनके साथ हो रहा है वो आगे बढ़ रहे हैं, जिनके साथ नहीं हो रहा है वो फिर। एक सवाल आचार्य जी है, हालांकि ब्रेन ड्रेन को अब ब्रेन गेन के साथ जोड़ के देखा जाने लगा है कि भारत में चूंकि जियो पॉलिटिकल डोमिनेशन हिंदुस्तान का बढ़ रहा है और आप कहते हैं कि हम दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी हो जाएंगे 2030 तक, $60 ट्रिलियन से ऊपर की अर्थव्यवस्था आपकी हो जाएगी, संभावनाएं आपके यहाँ बेहतर हैं, तो लोग अब आपके यहाँ आने लगे, एंटरप्रेन्योरशिप शुरू हो गई है, आप ही की प्रतिभा जो बाहर थी अपने देश में संभावना देख रही है। इसका मतलब ये है कि राष्ट्र के भीतर अगर नेतृत्व ने अपने साधन संसाधनों को इस तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया कि उसके भीतर संभावनाएं दिखती हैं, तो पलायन रुकता है और अपने यहाँ फिर विकास की रफ्तार बढ़ाई जा सकती है। तो यह व्यवस्थागत बात है कि व्यवस्था, जैसे आपने कहा कि लोगों ने चुना किसको। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में सरकारों ने किया होगा। एक बुनियादी बात आती है, अमेरिका 400 साढ़े 400 पुराना देश, हम 5000 साल पुराना देश, एक लंबी सभ्यता है। आप कहते हैं कि माइंडसेट, लोगों को तैयार करने वाली व्यवस्था, वहां क्या फर्क था कि वो दुनिया का अगुवा हो गया और भारत जो अपने आप को कहता है कि हम विश्व गुरु रहे हैं, हमने दुनिया को मार्ग दिखाया है, आज वो अपनी लड़ाई लड़ता है। अमेरिका के पास कुछ अतिरिक्त नहीं है। अब आप फिर मुझे वहीं ले जा रहे हैं जहां मेरा सबसे ज्यादा विरोध होता है। अमेरिका के पास कुछ अतिरिक्त नहीं है, कुछ कम है। कम ये है कि उनके पास कोई इतिहास नहीं है, उनके पास कोई बोझ नहीं है पुराना, वो नए हैं। एक राष्ट्र के रूप में अमेरिका युवा क्या बोले, बच्चा है, और यही उसकी खूबी और खासियत है कि उसे अपना अतीत और इतिहास और परंपराएं और मान्यताएं नहीं ढोनी पड़ रही हैं। अभी 15वीं शताब्दी, क्रिस्टोफर कोलंबस, उसको उनके पास कुछ है ही नहीं। उसके पहले जो वहां नेटिव्स थे, वो नेटिव्स बेचारे बचे नहीं है, वो मुश्किल से कुछ हजार कुछ लाख, उनका कोई गिनती नहीं उनकी। तो एकदम नया है, और चूंकि वो एक नया लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज था, तो दुनिया भर से वो लोग जो पुराने झमेलों में फंसकर नहीं रहना चाहते थे, जो जिंदगी की एक ताजी नई उत्साहित शुरुआत करना चाहते थे, वो दुनिया भर में आए। तो एक जबरदस्त वो मेल्टिंग पॉट बन गया एनर्जी और टैलेंट का। अमेरिका में कहां के लोग हैं? पहली बात तो यूरोप की भी जितनी नेशनैलिटीज और एथनिसिटीज थी सब वहां मौजूद हैं। शुरुआत स्पेन और पुर्तगाल से हुई, लेकिन उसके बाद पूरा यूरोप वहां पे पहुंचा हुआ है। चीनी वहां मौजूद है, यहूदी वहां मौजूद है, भारतीय वहां मौजूद है, जापानी वहां मौजूद है, और ये जो ट्रांस अटलांटिक ट्रेड हुआ था उसके बाद से अश्वेत भी वहां पर एक प्रचुर संख्या में मौजूद है। तो कौन है जो वहां मौजूद नहीं है? हर वो आदमी जो कहता है कि मुझे मेरी जगह पर सही अवसर नहीं मिल रहे, और यहाँ का जो माहौल है वो दम घोटू है, ये मुझे पनपने नहीं दे रहा, मुझे खुली हवा में सांस लेना है, वो अमेरिका चला जाता है और अमेरिका दरवाजे खोलकर उसका स्वागत करता है। यही अमेरिका की तरक्की का और प्रभुत्व का राज है। और भारत जब तक ये बात नहीं समझेगा, भारत को दबकर ही रहना पड़ेगा। भारत जैसे ही ये समझेगा कि ताजा होना पड़ेगा, नया होना पड़ेगा, पुराने वृक्ष से नया बीज जब गिरता है तब एक नया वृक्ष तैयार होता है। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हमें पुराने वृक्ष को ही पकड़ कर रखना है। जो नया वृक्ष तैयार हुआ है वो भी तो पुराने का ही बीज है ना, तो उसको भी पुराना ही मानो। पर ये प्रक्रिया जो है ये तो चलती रहेगी ना, कि कास्ट ऑफ द ओल्ड एंड री इन्वेंट योरसेल्फ। नए होते चलो, नए होते चलो, चरैवेती चरैवेती श्रुति बोलती है, उपनिषद बोलते हैं हमारे, आगे बढ़ते चलो। भारत ने आगे बढ़ना छोड़ दिया और इसीलिए भारत जो है वो अटक कर रह गया है। आज भी भारत कहाँ आगे बढ़ना चाहता है? आज भी हम पीछे ही मुड़ के देख रहे हैं, जैसे कोई ड्राइविंग कर रहा हो। आप करते हैं ना ड्राइविंग, राणा जी? और सोचिए आप ड्राइविंग कर रहे हैं और रियर व्यू मिरर में देख के ड्राइविंग कर रहे हैं कि पीछे क्या है बस। अरे ड्राइविंग करनी है तो आगे देखोगे ना। लो अतीत से उतना ही जितना आवश्यक, जीर्ण लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है।
लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का द्योतक है। अतीत से लो, पर उतना ही लो जिससे आज पोषण मिल रहा हो, बाकी नहीं लिया जाता अतीत से। हमने अतीत को अनिवार्यता बना दिया, हमने अतीत को वर्तमान का बोझ बना दिया है, और यही हमारी समस्या है। आप कह रहे हैं कि भाव तो हो, बोध हो, लेकिन जितना पोषक उतना लो, आगे बढ़ो। विवेक बहुत जरूरी है। हाँ, विरासत माने क्या, परिभाषा क्या है विरासत की? विरासत माने सती प्रथा, जाति प्रथा, ये सब है अंधविश्वास, ये विरासत है? या उच्चतम दर्शन हमारी विरासत है, विज्ञान हमारी विरासत है? हमें यह तय करना पड़ेगा कि विरासत के नाम पर आज हम किसको मान्यता और गौरव देना चाहते हैं। ज्यादातर लोग जो कहते हैं कि विरासत को पकड़ के रखो, वो कहते हैं विरासत माने यही है, हवा हवाई कहानियां, झूठे दावे, महिलाओं को दबाना, तमाम तरह की जातिगत असमानताएं और अन्याय, ये विरासत है। ये विरासत नहीं है मेरी। मैं भारतीय हूं, नहीं, ये तो नहीं मैं है, ये तो मैं नहीं। हाँ, एक गौरव रखने वाला भारतीय हूं, और मैं एक प्राउड सनातनी होने के नाते कह रहा हूं कि मैं ऐसी विरासत से इनकार करता हूं। पर भारत के पास बहुत ऊंची, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ विरासत है। मैं उसका उत्तराधिकारी हूं। किसका? मेरे उपनिषद, मेरा षड दर्शन। हमने हमने ऊंचे से ऊंचा साहित्य रचा। भारत विश्व गुरु रहा, भारत ने विश्व को आत्मा दी है। विज्ञान में भारत आगे रहा, गणित में भारत आगे रहा। अब मैं यहां आता हूं। हम चर्चा कर रहे हैं कि एक आदमी को कितने घंटे काम करना चाहिए। चर्चा यह भी है कि एक देश को अपने समय का कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए। आप वहां लेकर के आ गए हैं। आप कह रहे हैं कि हमारी श्रुतियां, वेद, उपनिषद, यह सब हमारी गौरवशाली परंपरा और बिल्कुल। सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। बिल्कुल। इनको जानना है, इतिहास बोध हमारे भीतर होना चाहिए। चर्चा यहां भी आती है कि इतिहास क्या, वो जो आक्रमणकारी थे उन्होंने भारत के भीतर जो कुछ भी रखा और उसको जिस तरीके से इतिहास के जरिए रखा गया वो, या फिर आपका जो हिस्सा मिटाया जाता रहा, मिटाए जाने की कोशिश की जाती रही, उसका पुनर्स्थापन। राणा जी, कौन से आक्रमणकारी ने उपनिषद, गीता, वेदांत, योग सूत्र, न्याय सूत्र, वैशेषिक सूत्र मिटा दिए? और अगर नहीं मिटा दिए, अगर वो शेष हैं, तो मुझे बताइए कि विरासतवादी कितने लोगों ने न्याय सूत्र, योग सूत्र पढ़े हुए हैं, सांख्य दर्शन पढ़ा हुआ है? आक्रमणकारियों ने जो किया सो किया, वो उसका भुगत लेंगे। हम क्या कह रहे हैं कि उन्होंने हमारी विरासत मिटा दी? हमारी जो विरासत है, बताइए ना। भगवत गीता मेरी विरासत है, निरालंब उपनिषद मेरी विरासत है, अष्टावक्र गीता मेरी विरासत है, बौद्ध दर्शन मेरी विरासत है, जैन शास्त्र मेरी विरासत है। कौन से आक्रमणकारी ने इनको मिटा दिया? उन्होंने तो नहीं मिटाया, पर हमने मिटाया हुआ है। कैसे मिटाया हुआ है? उनको न पढ़ के। भारतीय जनसंख्या का 0.1% भी है जिसने इन ग्रंथों को पढ़ा हो, और अगर नहीं पढ़ा तो इसमें दोष क्या आक्रमणकारियों का है? लेकिन सवाल ये आता है कि औरंगजेब, अकबर, इनको तो भारत के महान शासकों में खासकर आप अकबर को रखते हैं। देखिए, किसी का योगदान बस इस बात से तो नहीं नापा जा सकता कि उसके राज्य का क्षेत्रफल माने आकार कितना था। भाई, होगा बहुत बड़ा आकार, मुझे मेरे बाप से मिला है, तो उसमें मेरा श्रेय क्या है? इसी तरीके से आज उद्योगपति होते हैं, अपने बाप से उन्होंने ले लिया है, वो इनहेरिटेंस है, विरासत है, तो मैं उनको सम्मान नहीं देता, ठीक है। लेकिन जो एक सेल्फ मेड आदमी है, जो खुद शुरू कर रहा है जमीन से, उसको सम्मान मिलेगा ना। तो भले ही हम यहाँ बात करें उनकी, जो जिनको हम ना कह पाए कि वो बिल्कुल विश्व विजेता हो गए थे, लेकिन किसी आदमी का स्तर क्या है, ये इससे निर्धारित होता है कि उसने किन स्थितियों के विरुद्ध संघर्ष करा। What were the odds he struggled against? अंग्रेजों का बड़ा भारी साम्राज्य, उसके सामने खड़े हुए हैं भगत सिंह, खड़े हुए हैं राजगुरु, खड़े हुए हैं सुखदेव, खड़े हुए हैं। तो उनकी फिर बात होगी ना कि देखो, ऐसी एक ब्रिटिश एम्पायर जिसमें कभी सूरज ढलता नहीं था, उसके खिलाफ ये 3 लड़के खड़े हो गए हैं। ये 20-20, 25-25 साल के लड़के आके खड़े हो गए हैं। तो ये देखना पड़ता है। मैं सिर्फ इस बात पे किसी को महान नहीं बोल सकता कि उसका बहुत विशाल राज्य था, तो इतना विशाल था तो मैंने उसको महान बोल दिया। ऐसे नहीं मैं महान बोलता। महान उसको बोलिए ना
जिसने अपने भीतर से जीवट दिखा करके सही उद्देश्य के लिए संघर्ष करा हो। फिर चाहे जीत मिली हो या हार मिली हो या सफलता मिली भी हो तो सीमित सफलता मिली हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। भगवत गीता क्या बोलती है? परिणाम पर तो तुम्हारा अधिकार है ही नहीं ना, सही संघर्ष पर तुम्हारा अधिकार है। अर्जुन, तो तुम युद्ध करो, युद्धस्व। तो जिन्होंने सही युद्ध करा, सम्मान उनको मिलना चाहिए। आचार्य जी, चूंकि हम कितने घंटे काम करना चाहिए व्यक्ति को, उसकी चर्चा लेकर के आगे बढ़े थे, और इतिहास के हवाले से आपने बात रखी कि एक व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर अपनी क्षमताओं को लेकर के कितना आगे बढ़ता है, और वो बाकी लोगों के भीतर अपने बारे में क्या संदेश दे रहा है। सवाल ये है कि हिंदुस्तान आज, आप कहने कि आपको विकासोन्मुख होना है, आपको आगे देखना है, जो पोषक है वो लीजिए, लेकिन आगे बढ़िए। 140 करोड़ की आबादी आपके पास, दुनिया का सबसे बड़ा देश है आप कहते हैं कि हम 10वें पायदान से 5वें पर आगे, 5वें बाद तीसरे पर आ जाएंगे, तो आंकड़े में दिख रहा कि है। लेकिन जो अवसर हैं 140 करोड़ लोगों के काम करने के और अपनी योग्यता के मुताबिक वो 18 घंटे लगातार काम करने वाली स्थितियां पैदा करने की, वो नहीं है। तो यह जो नहीं है, यह कई तरह की कुंठाएं पैदा करता है। और एक आंकड़ा कहता है कि भारत में 25 साल से कम उम्र के 90% ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन का अवसाद का शिकार हैं। 45 साल तक की उम्र के लोगों की तादाद 67% है। 2/3 लोग अवसाद का शिकार हैं, क्योंकि उनको अपने मुताबिक जीवन जीने और काम करने का मौका नहीं मिला है। तो यह भी तो एक बड़ा राणा जी, एक बहुत अच्छी कहावत है अंग्रेजी में, एक्शन इज द एंटीडोट टू डिस्पेयर। इसको हिंदी में ऐसे कह देंगे कि सही कर्म सब प्रकार के अवसाद की काट होता है। तुम जूझ जाओ ना, पर हम जूझते क्यों नहीं है? उसका कारण सांस्कृतिक है। हमारी संस्कृति कहती है कि कोई और कर देगा, कोई और बैठा है जो हमारे लिए कुछ कर दे। हम मांगने वाले बन गए हैं, हम बनाने वाले नहीं बन पा रहे हैं। हमें संस्कृति चाहिए उनकी जो निर्माण कर सके, जो अपने बूते पर खड़े हो सके, एक नई शुरुआत कर सके। हमें उनकी संस्कृति चाहिए, और संस्कृति ही बहुत बड़ा कारण है भारत से जो प्रतिभा पलायन भी होता रहा है उसके लिए। सर्वविदित है ये कि 3 कारण माने जाते हैं भारत से लोगों के जाने के। अभी 2024 में जो लोग जाते थे, जो इमिग्रेशन होता था, उसकी जो दर है वो थोड़ी सी कम हुई है, वो भी 2023 के मुकाबले। नहीं तो पिछले 5-10 साल में तो भारत से जो पलायन की दर है, प्रतिभा की भी और उद्योगपतियों की भी, अमीरों की भी, वो बहुत तेजी से बढ़ी है। लोग भारत छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। 3 कारण हमेशा से माने जाते हैं, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। सामाजिक इस अर्थ में कि माहौल कैसा है, उसमें पर्यावरण भी आ जाता है कि आदमी कहता है मेरे पास पैसा तो हो गया, मेरा बच्चा इस दमघोटू हवा में सांस क्यों ले, यहाँ के स्कूलों में क्यों जाए जहाँ पे ठीक से अभी मूल्य ही नहीं पढ़ाए जाते हैं। आर्थिक तो बात सीधी है कि यहाँ से लोग भागते हैं ये बोल करके कि बाहर पैसा ज्यादा कमा लेंगे। जो माहौल वाले, इन्वायरमेंट वाले कारण है वो भी जबरदस्त हैं। मैं ऐसों को जानता हूं, मेरे IIT IIM के जो बैच है वो 90-95% सब बाहर ही बैठे हुए हैं। जो बाहर नहीं भी बैठे हुए हैं वो अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हो, किसी हालत में नहीं चाहते कि उनके बच्चे भारत में रहें। उनसे पूछो क्या है, मैं कहता हूं तुम्हारे पास इतने करोड़ तुमने खड़े कर लिए, कोई 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़ वाले लोग हो तुम लोग, तुम क्यों बोलते हैं हम अपने घर में से बहुत अच्छा अच्छा कर लेंगे, लेकिन निकलना तो इसी सड़क पे ही पड़ेगा ना। तो यहां मामला बहुत खराब है। और जो तीसरा कारण है वो है सांस्कृतिक। तो कहते हैं कि जहां मैं अपना खुल करके बात बोल नहीं सकता, जहां पर हालत ये होती जा रही है कि मोबोक्रेसी है, लोग किसी को भी घेर कर किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, जहां पर अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, जहां अगर मैं कोई मुद्दा उठाऊं देश हित में भी तो भी मुझे देशद्रोही घोषित किया जा सकता है, धर्मद्रोही घोषित किया जा सकता है। बोल रहे कम से कम हम वहां अपने बच्चों को तो नहीं बड़ा होने देंगे। तो मैं कह रहा हूं 90-95% तो बाहर चले गए, और जो नहीं बाहर गए उन्होंने अपने बच्चे बाहर भेज दिए। एक प्रश्न आता है, आचार्य प्रशांत के पास सारे अवसर रहे हैं, आप दुनिया के किसी भी हिस्से में जाकर के रह सकते हैं, आराम से रह सकते हैं, और वहां से भी बोलेंगे, डिजिटल दुनिया है, भारत में लोग सुनेंगे। आप यहीं रहते हैं। जो लोग भारत छोड़ करके बेहतर जीवन के लिए चले गए, मैं उसको पलायन मानता हूं। अगर मेरे देश में बहुत संकट है, बहुत खतरे हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा, तो मैं यहाँ रह करके लड़ूंगा।
तो आप यहाँ हैं, आपके साथ वाले लोग बाहर चले गए, यह भी तो एक बोझ पैदा किया। हमें तय करना पड़ेगा कि हमें उसको पलायन मानना है या हमें रेमिटेंस पे गौरव करना है। हाँ, थोड़ी देर पहले आपने ही कहा था इतना सारा रेमिटेंस आता है, वो बाहर नहीं जाए तो रेमिटेंस कहाँ से आएगा? हमको तय करना पड़ेगा कि हमें उन्हें पलायनवादी मानना है या इस बात पे गौरव करना है कि माइक्रोसॉफ्ट में और एडोबी में और गूगल में वहां पर शीर्ष पदों पर भारतीय बैठे हुए हैं। हमें ये तय करना पड़ेगा। लेकिन उस तरह कंपनियां भारत में भी तो हो सकती हैं, भारत में तो खड़ा अरे भारत में तो हो सकती हैं, भारत में आप कंपनी बनाने निकलो और आपको मारपीट ही दे सड़क पे तो आप क्या कर लोगे? मैं यहाँ रह रहा हूं तो मैं जानता हूं ना किस तरह खतरों के बीच रह रहा हूं, आप भी जानते हैं वैसे। तो मैं यहाँ हूं, पर कब तक हूं मुझे क्या पता। ये लोग तो जहां पर भीड़ का राज चल रहा है और अंधी भीड़ कुछ भी कर सकती है और उसको प्रशासन का और सरकार का भी प्रश्रय मिला हुआ है, वहां पर आदमी कैसे टिके, कैसे काम करे? बढ़ने के लिए, खुलकर खिलने के लिए सबसे पहले आजादी चाहिए होती है। आपने अमेरिका की बात करी थी, अमेरिका में जितनी आजादी है कुछ नया होने की, कुछ नया करने की, उसकी दशांश, उसके एक छोटे हिस्से की आजादी भी भारत में है क्या? और नहीं है तो यहाँ की प्रतिभा बाहर भागती ही रहेगी, आप उसको नहीं रोक पाओगे। प्रतिभा बाहर भागेगी, सेलिब्रिटी बाहर भागेंगे, या किसी के पास किसी भी तरह से पैसा आ गया है वो भी बाहर भाग जाएगा। नहीं तो दुनिया के बाकी हिस्सों में रहने वाले लोगों के लिए भागने का केंद्र भारत क्यों नहीं हो सकता? मैं जानना चाहता हूँ आपसे, भारत में इतना बड़ा संकट या खतरा क्या है कि भारत को हम उस तरीके से नहीं बना सकते हैं जैसा सब बन सकता है। और हमारे पास जो आध्यात्मिक आधार मौजूद है, हमारे पास जो दार्शनिक आधार मौजूद है, वो इतना सशक्त है कि भारत दुनिया का शीर्ष देश हो सकता है। लेकिन उसके लिए हमको यहाँ की संस्कृति में बदलाव करना पड़ेगा। वो पिछले 1000 साल की दासता के कारण हो सकती है, उसके अन्य कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अभी जो हमारी संस्कृति है वो वास्तविक सनातन से बिल्कुल कटी हुई है। हमने तमाम तरह की रूढ़ियों को, प्रथाओं को, परंपराओं को, मान्यताओं को, धारणाओं को, अंधविश्वासों को मान लिया है कि यही तो संस्कृति होती है। उस संस्कृति का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, सीधा सा नियम होता है, संस्कृति का आधार होना चाहिए धर्म और धर्म का आधार होना चाहिए दर्शन। और ये जो दोनों ही तार हैं ये भारत में कट गए हैं। भारत में संस्कृति का आधार धर्म नहीं है, कुछ भी संस्कृति चल रही है उसको बोलते हैं कल्चर है। कल्चर है मतलब कुछ चल रहा है, किसी वजह से चल रहा है तो बस कल्चर, यही हमारी परंपरा, यही गौरवशाली है। संस्कृति धर्म से कट गई है और धर्म दर्शन से कट गया है। और जिस दिन भारत की संस्कृति धर्म से जुड़ गई और भारत का धर्म दर्शन से, फिलॉसफी से जुड़ गया, उस दिन आप भारत को रोक के दिखाइएगा। दुनिया भर का टैलेंट उस दिन भारत में आ रहा होगा, ठीक वैसे जैसे दुनिया भर का टैलेंट हमारे विश्वविद्यालयों में आया करता था। नालंदा में आता था, तक्षशिला में आता था, दुनिया भर के लोग भारत आते थे पढ़ने के लिए। एक प्रश्न आता है, आप मानते हैं कि सनातन की परंपरा से, उसके से जुड़ करके हिंदुस्तान जो है वो उत्कर्ष पर पहुंच सकता है? बिल्कुल। लेकिन जैसे ही कोई सरकारी व्यवस्था सनातन के किनारे किनारे सिस्टम को खड़ा करना शुरू करती है तो होता है कि धर्मनिरपेक्ष नहीं है, क्योंकि वो एक धर्म को कहीं ना कहीं हाशिए पर रखती है। भारत में उपजे जितने धर्म हैं, वो हिंदू है, बौद्ध है, जैन है, सिखिज्म है, इन सबको तो लेके चलती है, इस्लाम को छोड़ती है। और यहाँ क्या होता है कि सरकार नहीं है जो अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। आप कहते हैं उत्कर्ष तो उसी रास्ते से है, और जब सरकार उस रास्ते चलती है तो होता है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। दो बातें मैं इसमें बोलूंगा। पहली बात, सनातन की परिभाषा ठीक होनी चाहिए। लोक मान्यता, लोक संस्कृति सनातन नहीं होती। ठीक, कोई संस्कृति सनातन नहीं होती। सनातन संस्कृति अपने आप में ऑक्सीमोरोन है, एक विरोधाभास, एक कॉन्ट्रडिक्शन है। संस्कृति तो वो है जो बदलनी चाहिए, लगातार बदलती रहती है। संस्कृति को तो काल सापेक्ष होना होता है, समय के अनुसार उसे बदलना पड़ेगा, बदलती रही है, हमेशा बदलती है। सनातन सत्य होता है मात्र, संस्कृति नहीं होती है। और जो सरकार सनातन सत्य और उस सत्य से उपजे दर्शन या उस सत्य को नमित दर्शन के आधार पर शैक्षणिक पाठ्यक्रम बनाती है या पब्लिक पॉलिसी, सरकारी नीतियां बनाती है, उस सरकार को बिल्कुल नहीं डरना चाहिए कि कोई बोलेगा कि तुम सेकुलर नहीं हो। अगर सेकुलरिज्म का मतलब यह है कि भारत को दर्शन से, उपनिषद से और गीता से काट देना है तो हमें नहीं चाहिए ऐसा सेकुलरिज्म। लेकिन यह नहीं होना चाहिए कि आप सनातन के नाम पर एक पंथ, एक समुदाय की परंपरा को पूरे देश पर थोपने की कोशिश करो। तो दो बातें मैं कह रहा हूं,
सरकार को पहले समझना पड़ेगा कि सनातन माने होता क्या है। सनातन की दो बहुत विपरीत परिभाषाएं हो सकती हैं, और जो सबसे गड़बड़ परिभाषा है वही इस वक्त सर्कुलेशन में, प्रचलन में चल रही है। सनातन की जो वास्तविक परिभाषा है, सरकार उसको पकड़कर चले, उसके आधार पर स्कूल कॉलेज का अगर करिकुलम बन रहा है, और सनातन की जो वास्तविक परिभाषा है अगर वो सरकारी नीतियों में परिलक्षित हो रही है, तो इससे शुभ कुछ नहीं हो सकता। और मैं और बताता हूं आपको बात, सनातन के जो केंद्रीय तत्व हैं वो पहले से ही बहुत सारे हमारे संविधान में अभिव्यक्त हैं। तो कौन कहता है कि सनातन के आधार पर नीतियां नहीं बन सकती? सनातन के आधार पर नीतियां बिल्कुल बननी चाहिए। और जब वैसी नीतियां बने और कोई आकर के बोले कि भाई साहब ये तो आप सेकुलर नहीं रहे, तो क्या, तो सेकुलरिज्म का अर्थ बस इतना होता था कि कोई एक बंधी बंधाई चीज जैसे चर्च की सत्ता वो जाकर राज्य पे हावी नहीं हो जाएगी। हम चर्च की सत्ता को न तो किसी पोंगा पंडितवाद को सरकार पे हावी होने दे रहे हैं, जो अंतिम सत्य है अगर वो सरकार का दिशा निर्देशक बन रहा है तो इसमें कोई हानि नहीं हो सकती है। मैं आपको एक व्यक्तिगत उदाहरण दूं, तो अद्वैत लाइफ एजुकेशन जो शैक्षणिक संस्थानों में बोध कार्यक्रम चलाने के लिए संस्था मैंने स्थापित करी थी, तो उसमें हम जाकर के स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में उपनिषदों से श्लोक भी पढ़ाते थे, भगवत गीता से भी पढ़ाते थे। और उसमें एक दो बार ऐसा हुआ कि जो कॉलेज मैनेजमेंट है या यूनिवर्सिटी का जो प्रबंधन है, उसने कहा कि हमारे यहाँ पर तो दूसरे पंथों के बच्चे ही पढ़ते हैं, विशेषकर मुस्लिम बच्चे। तो बोल रहे हैं कि जो मुस्लिम छात्र छात्राएं हैं इनके अभिभावक आकर के आपत्ति करेंगे कि भाई ये प्रशांत जी की जो आप यहाँ पर ये कार्यक्रम चला रहे हो, उनका जो कोर्स चला रहे हो, उसमें तो गीता और उपनिषद पढ़ाए जा रहे हैं बच्चों को। तो मैंने कहा अगर आपत्ति करेंगे तो मैं उनको संबोधित करूंगा, मुझसे बात कराइएगा। ये पहली चीज होगी। पहली बात तो आपत्ति करने वाले बहुत कम होते थे। आपने अगर दिल से, सफाई से काम किया है, आप किसी को दबाने गिराने के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप वास्तव में जो इटर्नल ट्रुथ है, सनातन सत्य, आप उसी को सब तक ले जा रहे हो, तो बहुत कम लोग हैं जो आपत्ति करते हो। तो आपत्ति करने वाले ही बहुत कम थे। फिर उनको जब समझाया गया तो उसमें से भी ज्यादातर मान गए, और उसमें से भी जो नहीं माने उनको कह दिया ठीक है आपको बहुत समस्या हो रही है तो आपके बच्चे को इस कोर्स से एग्जेम्प्ट किया जाता है, मत कराओ, निकाल लो, तुम्हारा ही घाटा है, निकाल लो। उसके बाद भी एक आध दो कहीं बच जाते थे। भाई यूनिवर्सिटी उसमें 10-15 हजार छात्र हैं, एक आध दो कोई बच जाते थे जो कहते थे नहीं ये तो एक पॉलिसी मैटर है, हम आपत्ति करते ही रहेंगे। उनसे कहते थे तुम अपने बच्चे को यूनिवर्सिटी से ही निकाल लो, तुम्हें इतनी समस्या है तो यहां से तुम इसको ले जाओ, निकाल दो। तो जिनको करना था वो कर लेते हैं, ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो सकती हैं। देखिए सेकुलरिज्म बहुत ऊंची चीज है, पर उसका महत्व तब है जब एक पंथ के विरुद्ध भेदभाव किया जा रहा हो, किसी के खिलाफ भेदभाव ना हो, इसके लिए सेकुलरिज्म लाया गया था। और जो 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 धार्मिक सत्ता है वो राजनीतिक सत्ता पर चढ़कर ना बैठ जाए, इसके लिए सेकुलरिज्म लाया गया था। सेकुलरिज्म का ये मतलब थोड़ा ही होता है कि हम अपनी जनता तक, अपने छात्रों तक सच्चाई नहीं पहुंचाएंगे। और अगर सेकुलरिज्म ऐसा है कि अच्छाई और सच्चाई को जनता तक पहुंचने से रोक रहा है, तो फिर सेकुलरिज्म की कोई कीमत नहीं है। ये सेकुलरिज्म बनाम सनातन का संघर्ष, ये सवाल मैंने रखा और बड़ा अच्छा है। सनातन अपने आप में एक अर्थ में सेकुलर है। हाँ, अब मैं यही आता हूं कि चूंकि वो वसुधैव कुटुंबकम की धारणा से चलता है, उस मान्यता से चलता है। आप कह रहे हैं कि सनातन के जितने मूल तत्व हैं, बहुत अच्छी बात आपने कही कि संस्कृति को धर्म आधारित होना चाहिए और धर्म को दर्शन आधारित होना चाहिए। और अगर इस रास्ते से सरकार चलती है, सनातन के मूल पाठ को लेकर के पाठ्यक्रम में शामिल करते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आप कहते हैं कि लोक धर्म है और लोक धर्म के हवाले से ही धर्म चल रहा है, ये मानकर चलिए, जिस बात को आप कहते हैं उसके तो 1% लोग नहीं है। लेकिन ये जो लोक धर्म है वो कहीं तकरीरें हैं, नमाज है, पूजा है, पाठ है, रैलियां है, आयोजन है, यात्राएं हैं, ये सब धर्म का हिस्सा है, जिसको आप लोक धर्म कहते हैं। यहां टकराव वही है कि सनातन को लेकर के उस लोक धर्म से बाहर आकर के और सत्ता का आप हिस्सा बनाएं, और आप ये कैसे माने कि इस्लाम के विरुद्ध नहीं है। राणा जी एक बात बताऊं हमेशा की, सच और सच आपस में नहीं टकराते, क्योंकि दो सच होते नहीं है। जब भी कभी आप दो पंथों का, समुदायों, संप्रदायों का टकराव देखें तो संभावना यही होगी कि झूठ और झूठ आपस में टकरा रहे हैं।
सच और झूठ की लड़ाई तो बिरली होती है, वो तो कुरुक्षेत्र में हुई थी, और वैसी लड़ाइयां तो मतलब शायद 100 साल में, 1000 साल में एक बार कहीं होती है। 99.9% जो लड़ाइयां होती हैं वो झूठ और झूठ की होती हैं। सच और सच की हो नहीं सकती, क्योंकि सच दो होते नहीं। सच और झूठ की होती नहीं, क्योंकि सच के पक्ष में कोई खड़ा होता नहीं, तो सच और झूठ का संघर्ष कैसे हो? तो ज्यादातर जो आप संघर्ष देख रहे हो ना, वो एक लोक संस्कृति बनाम दूसरी लोक संस्कृति, एक झूठ बनाम दूसरा झूठ। एक ने कह दिया मैं जिसको पूजता हूं वो नारंगी रंग का है, दूसरे ने कह दिया मैं जिसको पूजता हूं हरे रंग का है। ना वो कुछ जानता है ना वो कुछ जानता है, और हरा और नारंगी या हरा और सफेद जाकर के आपस में भिड़ गए हैं। पता उसको भी कुछ नहीं है, पता उसको भी कुछ नहीं है, पर हो गई है दोनों में लड़ाई। राणा जी बताइए, ये तबला कैसे बजता है? आपको पता है? मुझे तो नहीं पता। ना आप जानते तबला कैसे बजता है, ना मैं जानता हूं तबला कैसे बजता है। तबले का हमें कुछ पता ही नहीं, हमें कभी कोई ऐसा गुरु मिला ही नहीं जो हमें तबला सिखाए। लेकिन ये उठा के मैं आपका सर फोड़ दूं, ये उठा के आप मेरा सर फोड़ दो, ये होते हैं दुनिया भर में धार्मिक विवाद। जानता कोई कुछ नहीं है, दो अंधे आपस में लड़ रहे हैं अपने अपने मतों पर आग्रही होकर के। मेरा आखिरी सवाल है, अभी भारत बांग्लादेश के बीच जो तनाव चल रहा था, तो सरकार ने बाड़बंदी शुरू की। बांग्लादेश लगने वाली सीमा पर 4000 किलोमीटर की सीमा है, दुनिया में मुझे लगता है सबसे लंबी सीमा है, भारत की तो है ही। ये बाड़बंदी जो है ये बांग्लादेश की तरफ से भारत में आने वाले लोगों को रोकने के लिए भी है, और ये घुसपैठी होते हैं उनकी तादाद भारत में लगातार बढ़ती चली गई, उस संकट से बाहर निकलने के लिए भी है। लेकिन 8-10 करोड़ लोग माना जाता है कि भारत के नहीं है, जो बांग्लादेश किसी दूसरे देश के, ज्यादातर बांग्लादेश के होकर भारत में रह रहे हैं, और यह भी भारत के लोगों के रोजगार के अवसर का अपहरण है, क्योंकि हम घंटों की बात कर रहे हैं। मैक्सिको में अमेरिकी गवर्नमेंट, ट्रंप भी यही कर रहे हैं, बंद करो इसको, उधर से आना जाना। ये जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर लोगों को हम अपने यहाँ ला करके अपने संसाधन अपने लोगों के मौकों पर बिठा देते हैं, ये सही है, या फिर अपने संसाधन पर अपने देश के लोगों का ही हक तय करना जरूरी? अगर घर का दरवाजा हमेशा खुला ही रखना है तो घर बनाया किस लिए है? अरे भाई, हम अगर किसी को मानवीय आधार पर अपने यहाँ शरण देंगे भी तो अपने अधिकार और अपनी जानकारी से देंगे ना। ऐसे थोड़ी होगा कि कोई ऐसे ही चोरी से हमारे यहाँ घुस आएगा। कोई चोरी से आपके यहाँ घुस रहा है तो वो फिर शरणार्थी थोड़ी हुआ, वो चोर हुआ। मैं बिल्कुल इस पक्ष में हूं कि अगर कोई सताया हुआ है या कोई बहुत गरीब है या कोई और बात है उसकी, और वो आकर के आपसे विनती करता है मदद कर दो मेरी, शरण दे दो मुझे, तो यथोचित आप उसकी मदद कर दीजिए, शरण वगैरह दे दीजिए। वो लेकिन एक बात होती है कि मैं आया, मैंने आपसे कहा और आपने कहा मैं विशाल हृदय का हूं और मैं अपने घर में तुम्हें कुछ जगह दे दूंगा, आ जाओ, वो अलग बात है। ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है कि आपने सीमाएं पोरस छोड़ दी हैं, खुली छोड़ दी हैं, कोई भी आ रहा है। और ये बात यहाँ बस ये नहीं है कि इतने सारे लोग आ गए हैं, कुछ है, ये तो बहुत तरीके के खतरे होते हैं जो इससे राज्य पे बढ़ जाते हैं। 71 की लड़ाई भारत को लड़नी इसीलिए पड़ी थी, कई कारण थे, पर एक प्रमुख कारण था, ये आधिकारिक कारण यही था कि इतने सारे आ गए हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था ढह जाएगी इनको खिलाने में। बंगाल में, त्रिपुरा में, असम में इतने सारे शरणार्थी आ गए, उस समय हिंदू शरणार्थी थे वो सारे, इतने सारे आ गए हैं कि इनको हम खिलाएंगे कैसे। और ये कारण ऐसा नहीं है कि नाजायज कारण था, बिल्कुल ये सही कारण था, कैसे खिला दोगे। तो वो चीज तो आज भी लागू होती है। तो एक तरफ तो स्टेट को बड़े दिल वाला होना चाहिए, कोई आपसे आकर के मदद मांग रहा है, मदद दीजिए उसे, लेकिन मदद मांगना एक बात होती है और चोरी छुपे घुसाना दूसरी बात, बिल्कुल दूसरी बात होती है। हाँ, जो घुसे हैं उनकी तादाद 8-10 करोड़ नहीं हो सकती है, क्योंकि बांग्लादेश की जो कुल आबादी ही है, अभी बांग्लादेश और पाकिस्तान की आबादी जो है वो बिल्कुल अगल बगल चलती है। 16-18 करोड़, 16-18 ऐसे अभी इनकी आबादियां हैं। तो ऐसा नहीं कि 8-10 करोड़ आ गए हैं, पर मैं कहता हूं 1 करोड़ भी क्यों आ जाए, और अगर आएंगे तो हमारी सहमति से आएंगे। आएंगे तो बाकायदा हम उनका नाम लिख के, पता लिख करके, और फिर उनको बुलाएंगे भाई, ताकि हम तुमको अगर बुला भी रहे हैं तो तुम इज्जत से जी सको यहाँ पे। ये स्टेट जो है उसके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं। हमारी चर्चा थी कि एक आदमी को कितने घंटे काम करना चाहिए, चार जी ने उस पर विस्तार से बात की है। एक शेर है कि तुम्हारे घर में दरवाजा तो है, तुम्हें खतरे का अंदाजा नहीं।
मुझे खतरे का अंदाजा है, लेकिन मेरे घर में दरवाजा नहीं। तो जिम्मेदारियां आपके पास हैं और इन जिम्मेदारियों के लिए आपने अपनी चीजें ठीक रखी हैं, ये बहुत जरूरी होता है। आचार्य यही कह रहे हैं, साधन संसाधन अवसर, आपके काम करने के घंटे, यह सब कुछ आपके देश के भीतर की व्यवस्था और एक कालखंड में जो परिस्थितियां हैं, परिवेश है, उस पर भी बहुत हद तक निर्भर करता है। और विकल्प को लेकर के भी आपने बहुत लंबी चर्चा की है। बहुत धन्यवाद आपका।